डियर एस्पायरेंट्स, डियर कैंडिडेट्स, अगर पीपीएससी मैथमेटिक्स के पिछले 5 पेपर उठा के देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में से 13 से 15 एमसीक्यूज आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर या ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनालिटिक्स के ऊपर फोकस किया जाए तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे, तो इस टॉपिक को हमें हर हाल में प्रिपेयर करना है। Today we are going to discuss 5 to 6 different methods that would help us find the limit of a sequence. Hello, my name is Taiba Tahir. I am working as a lecturer mathematics in higher education department. तो चलें स्टार्ट करते हैं। Definition of a sequence. क्योंकि हम लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस को पढ़ने लगे हैं, इसलिए हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है कि अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, दैट इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स whose range is contained in the set of real numbers. इससे मुराद ये है कि सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है और उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और जब भी हम इस फंक्शन में नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं हमारे पास एक सेट आता है जो कि कंटेन करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। अब डायरेक्ट इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि सारी की सारी रियल नंबर आ जाती है, बल्कि एक सेट आता है रियल नंबर्स का जो कि उसके अंदर कंटेन करता है रियल नंबर्स के। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट वी हैव दिस सीक्वेंस। अब हम इसमें डोमेन पुट करना चाहते हैं, तो डोमेन्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। जब इसकी डोमेन में हमने नेचुरल नंबर्स पुट किए हैं तो हमारे पास रेंज इस फॉर्म की आ रही है, और ये कैसी फॉर्म है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। और इस तरह की फॉर्म इसको क्या कहते हैं हम, ये रियल नंबर्स की फॉर्म है। अब इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन ये एक सेट है जो कि रियल नंबर्स के अंदर कंटेन करता है। यहां से हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई और ये सीक्वेंस की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा। अब हमने पढ़ना है लिमिट्स को, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम किसी सीक्वेंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और उससे जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो वो सीक्वेंस l की तरफ अप्रोच करती है। यहाँ l से मुराद कोई भी नंबर है, उस नंबर की तरफ अप्रोच करती है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल ली है उसी को लेके चलते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है 1/n जिसकी हमने फॉर्म पढ़ी है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अब हमने n को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करवाना है। अब आप खुद ही देखिए, जैसे जैसे ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है, ये 1 था, ये 0.5 हो गया, छोटा हो गया, अगली टर्म उससे छोटी हो गई, अगली टर्म उससे छोटी हो गई, और करते करते इसका मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है। तो जब भी लिमिट ऑफ सीक्वेंस 0 की तरफ अप्रोच करेगी, जब भी n अप्रोच करेगा इंफिनिटी की तरफ, यहां से हमें पहली सीक्वेंस की लिमिट पता चल गई। ये कुछ प्रिलिमिनरीज हैं, आपको इन्हें एज इट इज याद करना है। अब हम बढ़ते हैं मेथड्स की तरफ जिसके जरिए हम लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं और डील कर सकते हैं इजी से इजी सीक्वेंसेस को और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीक्वेंसेस को। आइए बढ़ते हैं। First method है dividing the highest power of n that is in the denominator. In method 1, we would divide the n that is in the denominator and that has the highest power. यानी कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी n मौजूद होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सा n मौजूद है जिसकी हाईएस्ट पावर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस फॉर्म में ले लेती हूँ, इस तरीके से चले इसको ले लेते हैं। यहाँ हाईएस्ट पावर में n स्क्वायर मौजूद है, तो n स्क्वायर को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये इस फॉर्म में बन जाएगा 3/n स्क्वायर 5 9/n प्लस 1/n स्क्वायर। अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने का मेथड ये है कि हर एक पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई होगी। इस टर्म पे अप्लाई करेंगे, ये 1/n की फॉर्म में है, ये 0 हो जाएगी। ये भी 1/n की फॉर्म में है, ये भी 0 हो जाएगी। नीचे 5 बचेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1/n की फॉर्म में 9/n बन रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस होल टर्म वुड बिकम 0। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अगर हम दूसरा केस उठाते हैं जिसमें ऐसे लेते हैं हम,
पूरी सीक्वेंस को इस फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, n है, तो इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। n से डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स को, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हर एक पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/n की फॉर्म में आ रहा है, 0 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0। इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इस सीक्वेंस की लिमिट 2/5 है। तो फर्स्ट मेथड से हमने इस सीक्वेंस को सॉल्व कर दिया, जो कि था डिवाइडिंग द n इन द डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। In method 2, we would take the conjugate of the sequence. अब conjugate क्या होता है? For example, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a minus b. अब मुझे इसका conjugate लेना है, तो मैं इसको multiply and divide कर दूंगी a plus b के साथ। जब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, चले देख लेते हैं करके। a square ab minus ab minus b square divided by a plus b। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे बचा a square minus b square divided by a plus b। यानी कि जब भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चले इससे रिलेटेड एक सीक्वेंस को देखते हैं और उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये सीक्वेंस मौजूद है। अब इस सीक्वेंस के ऊपर अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी जाए n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये तो पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही हम मेथड यूज करेंगे कॉन्जुगेट का इस पे। तो करते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस n, इसे हमने n स्क्वायर प्लस n अंडर रूट प्लस n के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और ये फॉर्म आ गई। अब जो फॉर्म वहां पे हमने पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर हो गया और ये पूरा b स्क्वायर हो गया। ये वाली फॉर्म बन गई है हमारे पास। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। n स्क्वायर स्क्वायर n स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n। यहां से ये दोनों कट गई टर्म्स, हमारे पास क्या फॉर्म बनी, n बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी यहाँ पे कि इसको मजीद सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। हम फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको सारे के साथ हमने डिवाइड करना है। तो चले करते हैं। ये चीज अंडर रूट n के अंदर है, जब अंडर रूट n और ये टर्म बाहर आएगी तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा और ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, पीछे बचा 1 प्लस 1/n प्लस 1। और अगर इसको भी हम कैंसिल आउट कर दें तो पीछे 1 बचता है। अब जब भी हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 1 एज इट इज रह जाएगा, ये भी 1 एज इट इज रह जाएगा, 1/n 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला 1 भी एज इट इज रह जाएगा और हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट 1/2 की फॉर्म में आ जाएगी। क्यों, यहां से 1 बचेगा, यहां से भी 1 बचेगा और ये 1/2 बना लेगी। Hence, we got the limit of this sequence and that is equals to 1/2. Next, we would move towards method number 3. हमारे पास next method है doing calculations. इसमें हम पहली सीक्वेंस पढ़ेंगे, that is in the form of b power n. Here b is any constant that is greater than 0 and less than 1. तो इस मेथड को by definition भी किया जा सकता है, लेकिन पेपर में by definition करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसकी निस्बत कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। अब इन्होंने हमें कहा है 0 से लेके 1 के दरमियान में एक कोई आप कांस्टेंट ले लें। हम 0.5 उठा लेते हैं, 0.5 उठाते हैं और हम उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। अभी n को अप्रोच करवाना है इंफिनिटी की तरफ और इंफिनिटी की अप्रोच करवाने के लिए ये जाएगा पहले 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है
0.5 पावर 2, 0.5 पावर 3 एंड सो ऑन। ये टर्म बन जाएगी 0.5। 0.5 into 0.5 is equals to 25 divided by 100, that is equals to 0.25. Third term is 0.5 into 0.5 into 0.5, that would become 125 divided by 1000, that would be equals to 0.125. ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से देख के ही अंदाजा हो रहा है कि पहले 0.5 है, फिर 0.25 है, फिर 0.125 है और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स 0। हेंस वी कंक्लूड कि ये 0 की तरफ मूव कर गया है और इस सीक्वेंस की लिमिट 0 आ गई है, जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। इन दोनों मेथड्स को भी इसी तरीके से करना है, बस इसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप इसको एज इट इज याद कर लें, लेकिन मैं इसको अभी बोर्ड पे करवा देती हूँ। हम सीक्वेंस लेते हैं c पावर 1 by n। Here c is any number that is greater than and equals to 1। अब c equal to 1 वाले केस के लिए डेफिनेटली जब हम c को 1 लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, तो यहाँ से तो 1 आ गया। अब दूसरे कंडीशंस के लिए दैट इज ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेती हूँ, हमारे पास सीक्वेंस इस फॉर्म की हो जाएगी and it would become 2, 1 by 2, 1 by 3 and so on। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्म आती है। ये इस फॉर्म में आता है और ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट 1 है। इसको भी आप देखें, ये ग्रेटर देन 1 के लिए है और n ग्रेटर देन 1। आप 2 ले लें या 3 ले लें, 4 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जितनी भी टर्म्स लेंगे आपको एट द एंड अंदाजा होगा कि वो 1 की तरफ कन्वर्ट कर रही हैं। Hence the limit of this sequence would be equals to 1. As I told earlier, you have to memorize these sequences and their limits because they forms the basis of other sequences and their limits. Now we would move towards method number 4. In method 4, we would use preliminary formulas to find the limit of new sequences. Consider this example. It looks very similar. See this and this one. इन दोनों के साथ मैच होती है। कैसे? अगर इसको हम थोड़ा ओपन करें तो ये 2 1 by n into n 1 by n की फॉर्म बन रही है। और ये कैलकुलस का रूल है कि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई होती हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू 2 पावर 1 by n into limit n approaches to n power 1 by n. Consider this one. हमने पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट हो और वो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1 हो, जब उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब यहाँ पे जो c है इसको 2 लिया हुआ है, इट इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी केस देखें तो इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी और हमारे पास ये 1 हो जाएगी। Hence we got to know that the limit of 2n power 1 by n would be equals to 1. Now we consider another example that is in this form n plus 1 n minus 1. So we would use same method, denominator in the n with the highest power divided with the whole term. तो कैसे करेंगे हम? ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। And this term look very similar. कैसे? अभी हमने इस टर्म को पढ़ा था कि अगर इस पे हम लिमिट लगाएं और n अप्रोच करिए इन्फिनिटी के इक्वल, तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इक्वल आ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। ये लीट है, पूरी e की फॉर्म में बन रही है, लेकिन ये वाली टर्म इनकम्प्लीट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे -1 मौजूद है, लेकिन यहाँ पावर में -1 मौजूद नहीं है, तो हमें पावर को भी इसी शेप का, इसी शक्ल का बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे -1 के साथ। 1 minus 1 by n minus n divided by -1। ये बन गया e, ये भी बन गई e। इसकी पावर +1 है और इसकी पावर -1 है। अब इसको ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे भी +1 कर देंगे और यहाँ पे भी +1 कर देंगे। e की पावर 2 डिवाइडेड बाई e की पावर 0, e स्क्वायर बाय 1, e स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन
एक सीक्वेंस फाइंड कर ली, उसकी लिमिट फाइंड कर ली प्रीलिमिनरी को यूज करते हुए। नेक्स्ट वी वुड मूव टुवर्ड्स मेथड नंबर 5. In method 5, we would consider using natural log. Here is a sequence that is in this form. अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली इंफिनिटी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी इंफिनिटी अप्लाई कर देते हैं तो ये पूरी टर्म किस फॉर्म में हो जाएगी? ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी और 0/0 फॉर्म, इसके बारे में हमने यहाँ तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इस पे नेचुरल लॉग लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैं इसे y के इक्वल कंसीडर करती हूँ ताकि जब बाद में मुझे नेचुरल लॉग रिमूव करना हो तो उसको रिमूव करते हुए आसानी हो। यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ नेचुरल लॉग और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ नेचुरल लॉग। अब कैलकुलस का एक रूल है कि जब भी किसी टर्म के साथ नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाता है, उसकी पावर में जो भी टर्म्स होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। यही काम हम इधर करेंगे। तो ये इस फॉर्म का बन गया। अब यहाँ पे ये टर्म इन्वॉल्व है, इसको भी फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। तो कैलकुलस का एक और रूल है जिसमें ये है कि जब भी हम दो टर्म्स के ऊपर नेचुरल लॉग लगाते हैं तो इन्हें नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, ये इस फॉर्म में बन गया। हमें मालूम है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और एंड पे ये टर्म बच जाएगी। एंड पे हमारे पास क्या बच रहा है? -1। लेकिन -1 आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y मौजूद है और हमें तो y की लिमिट फाइंड करनी थी, ना कि हमें नेचुरल लॉग ऑफ y की लिमिट फाइंड करनी थी। तो उसका हल ये है कि हम दोनों साइड पे एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे। e नेचुरल लॉग ऑफ y e -1, यहाँ से e एंड एप्सिलॉन कट गया, y की वैल्यू e इनवर्स आ गई, दैट इज इक्वल टू 1/e। हेंस वी गॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। The limit of this sequence is equals to 1/e. आई होप कि ये मेथड आपको याद रहे क्योंकि ये दिखता मेथड मुश्किल है लेकिन ये इतना मुश्किल मेथड नहीं है। तो कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स, आज के लिए ये 5 मेथड्स बहुत थे। आई होप कि आपको इन मेथड्स की समझ आ गई होगी। इसके अलावा बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि पेपर्स में आती हैं, जैसे इस तरह की, और ये तो देखने में ही बहुत डिफिकल्ट लग रही है। इस तरह की सीक्वेंस के और इनकी लिमिट्स के मैं नोट्स बना के आज ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इसके अलावा जो मुझे अभी देख रहे हैं और ग्रुप में मौजूद नहीं है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और पीपीएससी लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता करें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो कि जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, वन पेपर या सीएसएस के लिए, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर मौजूद हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर आप उनसे राब्ता करना चाहते हैं तब भी नीचे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।